गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग 9th क्लास का एग्ज़ाम देकर अगली कक्षा 10th में चले गए हैं, तो उसके लिए आपको विशेष तैयारी करने की आवश्यकता है अभी से ही, ताकि जब बोर्ड के एग्ज़ाम दे तो हमें उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में गणित का एक चैप्टर लेकर आए हैं। ये है अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि वैसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है, या मान लीजिए जो गिनती वाली जो संख्या है जो पॉजिटिव नंबर होती है, तो उस रूप में हम लोग वास्तविक संख्या को जानते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें हम लोग को किन किन चीज़ों को पढ़ना है, किन किन चीज़ों को जानना है। तो उसमें जो है एक हम सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं वास्तविक संख्या में अभाज्य संख्या। कि अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या आप लोग ये को अभी जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं वहाँ और आगे भी इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे ताकि आगे भी दिक्कत न हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इंग्लिश में देखा जाए तो इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन यदि परिभाषा की बात किया जाए तो होता है वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं होता है। वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक एवं स्वयं होता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, जितना हम आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में समझा रहा था कि जैसे दो एक संख्या लेते हैं, जैसी दो संख्या जब एक लेते हैं तो इसको तो एक से कटेगा। इसके बाद देखा जाए तो 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। उसी प्रकार 3 एक संख्या लेते हैं, वो 1 से भाग लग जाएगा। अगर हम 3 में अगर 2 से भाग लगाना चाहें तो लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 क्या है, एक विषम संख्या है और उसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो एवं स्वयं हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत सारे मतलब प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है उसमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, 5 दिया हुआ रहता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, इसको याद रखेंगे। तो हम समझ रहे होंगे कि अभाज्य संख्या के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब जो आपको इस वास्तविक संख्या जो अध्याय है, प्रथम अध्याय है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसके बारे में हमेशा एग्जाम में आता है, इसके बारे में ध्यान समझेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? अगर मान पूछ दिया जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का खोज किसने की थी, तो इस विधि का खोज है यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड नामक, देख समझिएगा, यूक्लिड नामक गणितज्ञ ने किया था। तो यह किसके लिए प्रयोग होता है? तो यह जो प्रयोग होता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। आप लोग जो है निचली कक्षाओं में एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखे होंगे। अगर थोड़ी बड़ी अगर दिक्कतें होती होगी तो हम लोग इसमें अच्छे से समझ जाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है किसके लिए जो प्रयोग करते हैं हम लोग? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए। तो इस विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे आपने निश्चित कक्षाओं में क्या किया होगा कि आप डायरेक्टली जो है कि एचसीएफ निकालते होगा, लेकिन तरीका वही है, निकालने का तरीका वही है, लेकिन हम लोग बस यहाँ पर जो है कि यूक्लिड विभाजन मेथड से इसको ज्ञात करेंगे। तो यह विधि जो है यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। तो हम चूंकि समझ गए होंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो किसके लिए होता है, तो जब भी इसका प्रयोग होता है तो दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए। तो जब दो संख्याओं का जब एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण तरीका क्या क्या होती है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, और जब दो संख्या दिया हुआ है तो उसके आधार पर हम लोग कैसे एचसीएफ की गणना करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए तरीका जैसे मानो चलिए, माना कि हमारे पास माना कि दो संख्या है,
माना कि दो संख्या a तथा b है, माना कि दो संख्या a तथा b है। अब उसका क्या है कि हमको HCF निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका में सबसे पहले क्या समझना होगा, सबसे पहले समझना होगा कि इसमें क्या होगा कि एक संख्या बड़ी रहेगी और दूसरी संख्या छोटी रहेगी। हमेशा जब दो संख्या की जब बात करेंगे हम, तो इसमें हमको एक चीज ध्यान देना होगा, क्या है, एक संख्या बड़ी रहेगी और एक संख्या छोटी रहेगी, और दोनों में से कुछ भी कोई इधर उधर हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं कि ए ही बड़ा रहेगा ए भी रहेगा, जो बड़ा या छोटा होगा उसको ध्यान देंगे। यानी कि कहा जाए तो उसमें अगर हम ए को बड़ा मान लेते हैं तो यानी कि मेरे अनुसार क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी। यानी कि उस क्या बताए कि दो संख्या में एक संख्या बड़ा, एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। तो पहला स्टेप, दो संख्या मान लेते हैं ए और बी, जिसमें एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी। तो जब हम इससे गणना करते हैं तो इसमें जो है हम क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या, जैसे मान चलिए कि छोटी संख्या बी मान लिए और बड़ी संख्या किसको मान लिए, हम ए को मान लिए। तो क्या करते हैं कि बी से जो है कि हम ए में भाग देते हैं, बी से ए में हम भाग देते हैं। तो जब भाग देते होंगे तो इसे आप समझते होंगे कि जब किसी भी संख्या में, मतलब जब किसी से जब भाग दिया जाता है तो यहाँ जो प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, जिसे सब जानते होंगे आप लोग। और चूंकि अगर पूरा पूरी जीरो कट जाए तो ठीक है, और नहीं तो जो नीचे जो बचता है इसको आप लोग सब जानते होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। और जिससे भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। इस बात अच्छी तरह समझिएगा कि जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है। यहाँ जो प्राप्त होता है उसे भागफल बोलते हैं, और यहाँ जो प्राप्त होता है उसे हम लोग शेषफल बोलते हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि भाज्य बराबर जो है वह होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे, भाजक बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अर्थात अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर शेषफल जो होता है, अगर शेषफल की बात किया जाए तो शेषफल जब भी होता है तो चाहे वह जीरो के बराबर होगा या जो भाजक होगा उससे कम होगा। शेषफल जब भी बचेगा तो वह क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, या जो भाजक जिससे हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं उससे कम होगा। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये तो बात रहा है कि दो संख्या का हम लोग भाग विधि, तो इस विधि द्वारा कैसे ऐसे निकालते हैं। लेकिन इसमें एक और जो चीज जो है उसको ध्यान रखने की बात है, क्या, जैसे इस पॉइंट में समझिएगा कि मान लीजिए कि हम 20 से ए में भाग दे रहे हैं, 20 से ए में भाग दे रहे हैं, तो यह प्रक्रिया चूंकि हमको HCF ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि 20 से ए में तब तक हम भाग देते हैं जब तक कि उसका शेषफल जीरो ना हो जाए। यानी कैसे, जैसे मान चलिए हम 20 से हम ए में भाग दिए तो भागफल मान लीजिए XYZ कुछ ही मान लीजिए कि यहाँ पर C बच गया, और मान के चलिए कि अब यहाँ पर क्या होता है कि जब 20 से जब ए भागने पर भागफल अगर C बच गया तो शेषफल मान लीजिए D बच गया। शेषफल कितना बच गया, D, जीरो तो नहीं आया। तो चूंकि मेरा जो मेन मोटो है वह कहाँ है, जीरो प्राप्त करना है, और आखिरी में जो भाजक होगा जिससे भाजक जब भाग देंगे हम तो जब जीरो बचेगा तो ही लास्ट में मेरा क्या बचता है, HCF बचता है। जैसे मान लिए यहाँ पर हम 20 से ए में भाग दिए, भागफल कितना बच गया, C बच गया, और शेषफल मेरा कितना बच गया, D बच गया। तो चूंकि जीरो के बराबर नहीं है तो अब इस प्रक्रिया को हम कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करें, अब D से जो शेषफल मेरे यहाँ D बचा हुआ है उससे भाग देंगे किसमें, जो पहले का जो भाजक था, भाजक पहले का कौन था, B। अब हम क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे, B में भाग देंगे। तो मान चलिए अगर अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि D, अब D से जो है कि B में हम पुनः भाग देंगे। भाग देने के बाद मान लीजिए भागफल जो है E आएगा, E के बाद मान लीजिए अगर यहाँ भी पूरा पूरी नहीं कटेगा तो मान चलिए यहाँ पर ये बच गया, जो इससे ये क्या है आपका शेषफल है। अब मान लीजिए चूंकि जीरो नहीं आया, जब जीरो नहीं आया तो पुनः हम क्या करेंगे, एक से देखेंगे। अब यह जो D जो यहाँ जो शेषफल था पहले के भाज्य का, अब उसी में जो है कि हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मान लीजिए कि H आ गया,
ए मान भागफल आ गया। अगर मान चले अगर यहाँ पर लास्ट में अगर 0 बच गया, मान के चलते हैं 0 बच गया, तो जिस भाजक से प्रक्रिया भाग देने की जो लंबा जो आते रहेगा, तो जिस भाजक से ए मतलब यहाँ पर जो शेषफल 0 बचेगा वही ए शेप होगा, यानी कि ए शेप के रूप में देखा जाए तो हमारे पास क्या बचा, एफ हो गया। तो इस प्रकार से एल्गोरिथम के माध्यम से हम लोग ए शेप की गणना करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए तरीका पुनः सुन लेंगे। यदि आपके पास दो संख्या दिया हुआ है तो उसमें से एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो जो संख्या बड़ी होगी और जो संख्या छोटी होगी तो उसमें क्या करना है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हमेशा भाग देना है। तो भाग देने का विधि समझ गए होंगे, यानी कि इस रूप में आपका आएगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। और इस प्रक्रिया में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है कि भाग प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा जो शेषफल जो है वह 0 के बराबर न आ जाए। तो चलते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल समझने के बाद हम समझते हैं कि यह जो इक्वली विभाजन एल्गोरिथम का जो प्रक्रिया है आप लोग अच्छी तरह से समझ आएंगे। जैसे समझिएगा क्या है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना एक हम क्वेश्चन लेते हैं, वह एक्सरसाइज नंबर जो है 1.1 का होगा। 1.1 का हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक पहला दिया हुआ है 135 तथा 225, 135 तथा 225, ये दोनों संख्याओं को क्या करना है कि हम लोग को एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है हम लोग को किसके द्वारा, किस मेथड द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या करना है कि एचसीएफ की गणना करता है। तो देखिए पहले हम बताए थे इसमें दो संख्या, ये संख्या कितना हो गया मान ली ए, ये संख्या मान ली कितना हो गया बी। तो देखेंगे एक संख्या 135 और दूसरा संख्या कितना है 225, यानी कि एक संख्या बड़ी एक संख्या छोटी। तो क्या बताया थे कि जो छोटी वाली संख्या है उससे हमको भाग देना है, किसमें, बड़ी वाली संख्या में। इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा कि हमेशा छोटी वाली संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो अगर हम भाग देते हैं तो पढ़ा पढ़िए कितना बार में, आप लोग गुना भाग बढ़िया से समझ जाइएगा और उसको गुना भाग अच्छी से करना है ना, ताकि दिक्कत न होगा। सबसे पहले यहाँ पर जाएगा एक बार में, जब एक बार में जाता है तो यहाँ पर कितना होगा आपका 135, क्योंकि अगर दो बार में देते हैं तो यहाँ पर 270 हो जाता है, लेकिन एक बार में देंगे या घटाइएगा तो बच जाता है 0। फिर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ 3 घटेगा, यहाँ से खांसी लेंगे मतलब हो गया 12, 12 में से 3 कितना बच गया 9। अब बताए थे अगर यहाँ पर 0 हो जाता तो मेरा जो एचसीएफ है कौन हो जाता 135, लेकिन 0 चूंकि नहीं आया। और दूसरी बात समझिए, भी और समझिएगा यहाँ जो शेषफल जो है ये जो भाजक जो 135 था उससे कम है ज्यादा है, तो आप देखते होंगे कि जो 90 जो है 135 से कम है। तो जब कम है तो पुनः क्या करेंगे हम भाग लगाना है, आगे भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ता जाना। कैसे, अब 90 से भाग देंगे किस में 135 में, जो पहले का जो भाजक होगा उसमें भाग देंगे। देखिए तो 90 दूनी 180 होता है, नहीं जाएगा, तब पुनः हम क्या करेंगे एक बार देंगे। तो कितना हो गया 90 कम 90, फिर घटाइए कितना बच गया 5, 13 में से 9 45, फिर 45 बच गया। देखिए तो यहाँ जो 45 बचा देखिए तो 90 से कम है, हाँ कम है। अब फिर वह क्या करेंगे हम 45 से भाग देंगे किस में 90 में भाग देंगे। क्यों, क्योंकि चूंकि मेरा 0 नहीं आया, जब 0 नहीं आया तो हम आगे प्रक्रिया बढ़ते जाएंगे। तो 45 दूना कितना करेंगे हम 90, देखिए तो जानते होंगे 45 कितना होता है 90, कट गया मतलब कितना हो गया 0 0 बराबर आ गया। जब 0 0 बराबर है तो हम बताया थे कि जिस संख्या से यानी कि जो शेषफल से लास्ट में क्या होगा भाग प्रक्रिया हम बढ़ाते जाएंगे, जिससे जो पूरी कटेगा वही मेरा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी कि एचसीएफ के रूप में देखा जाए तो कितना हो गया मेरा 45 हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप अच्छी तरह समझते हैं बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, इसके बाद जो है कि आप आसानी से मतलब मैथ को समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। तो धन्यवाद।